मैं कुछ विवेकानंद से मिलने आया हूँ। विवेकानंद से बड़ा कोई महापुरुष मुझे 20वीं सदी में नए भारत में नहीं दिखा, और विवेकानंद से ज्यादा उपेक्षा भी भारत के इतिहासकारों ने किसी के नहीं की। मेरा उनसे पारिवारिक लगाव है। विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एक बहुत बड़े वकील थे। मैं भी एक वकील हूँ। मुझे लगता है कि मेरे परिवार के शिकागो के धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई। उस शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन वहाँ के सबसे बड़े वकील चार्ल्स बोनी ने किया था। अगर पिता वकील नहीं होते, चार्ल्स बोनी वकील नहीं होते, तो विवेकानंद की ख्याति कैसे होती। मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं नरेंद्र के रूप में कि उनको हिंदी, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा पढ़ने का तो बहुत मन होता था, लेकिन बच्चों को गणित से बहुत डरते थे। मैं भी गणित से बहुत डरता हूँ। विवेकानंद को शुरू में अंग्रेजी पसंद नहीं थी। वो कहते थे हम विदेशों की भाषा क्यों पढ़ें। तो उनके पिता उनको समझाते थे कि ये दुनिया को समझने की भाषा है बेटा, इसको पढ़ना चाहिए। मेरी भी अंग्रेजी बहुत ख़राब थी, तो साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद अंग्रेजी को ठीक करने के लिए मैंने अंग्रेजी में MA कर लिया। विवेकानंद एक जगह मुझसे पिछड़ गए। उन्होंने वकालत की पूरी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठे। मैं उनकी नकल करता पढ़ गया, परीक्षा में पास हो गया तो वकील बन गया, लेकिन गलत नहीं हुआ क्योंकि मैं विश्वनाथ दत्त के रास्ते पर चला। असल में विवेकानंद को समझने के लिए ओम प्रकाश वर्मा जी ने कहा कि विषय चुनिए। विवेकानंद का संदेश, विवेकानंद का जीवन, विवेकानंद का धर्म, विवेकानंद का मर्म, विवेकानंद का कर्म, तमाम विषय हैं। मैंने सोचा कि विवेकानंद को क्यों न पढ़ा जाए। मैं नरेंद्र के पास चलता हूँ। नरेंद्र ही तो विवेकानंद बने। अगर नरेंद्र नहीं होते तो विवेकानंद बनते कैसे। छानबीन करें ये कौन आदमी था, कहाँ से आया। स्वामी जी, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। आज मैं अपने प्रदेश की बात करूँगा। जिस इलाके की बड़े बड़े लेखकों ने उपेक्षा की है मेरे छत्तीसगढ़ की, मैं उसकी बात करूँगा। इतिहास और भूगोल केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, ये मनुष्य को ऊपर वाले की आंतरिक शक्तियां, सृष्टि के नियमों के अंदर ये आंतरिक शक्तियां काम करती हैं। कौन जानता था कि कलकत्ते का रहने वाला एक बहुत बड़ा वकील विश्वनाथ दत्त अपने मुकदमों के सिलसिले में रायपुर नाम की जगह में आएगा और 2 बरस या 2 बरस से ज्यादा यहाँ रहेगा, और तब वो अपने परिवार को साथ में यहाँ लाएगा। इसके पहले विश्वनाथ दत्त तो लाहौर में भी रहे थे और भी कई जगह गए, परिवार को नहीं ले गए। लेकिन याद रखो, इतिहास चक्र होता है, मनुष्य महान नहीं होता, परिस्थितियां महान होती हैं, परिस्थितियां तय करती हैं। स्वामी जी आप तो सब कुछ जानते हैं। विवेकानंद को नरेंद्र के रूप में जब वो 14 वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ में आए, हमारा छत्तीसगढ़ गोंदिया तक था, तब सीपी और बरार था। दर्रे कसा की घाटी के पास बैलगाड़ी में लेटे 14 वर्ष के नरेंद्र को जब ऊपर देख रहे थे तो 2 पहाड़ियां जैसे आलिंगन कर रही थी और बैलगाड़ी चल रही थी। अचानक मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता वहां से लटकता उनको दिखाई दिया, मधुमक्खियां दिखाई दी। विवेकानंद ने वो अचानक दृश्य देखा और वो बेहोश हो गए, वो अचेत हो गए, वो ट्रांस में चले गए। एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति उनको हुई कि वो बहुत देर तक गाड़ी में लेटे रहे, हमें तो पता नहीं चला मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मेरा छत्तीसगढ़ वो धरती का स्थल है जिसने पहले विवेकानंद को उनकी जन्मभूमि कलकत्ता के बावजूद ईश्वर के दर्शन कराए। हम उस विवेकानंद के बारे में आपसे मिलने आए। दूसरी बात, जब वो रायपुर आए, याद रखो सामने की कुछ पंक्तियों में महापुरुष बैठे हैं जिन्हें मैं अभिभावक कहता हूँ, मैं भी उनमें से एक। पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं। आपने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है? आप जानते भी हैं कि आपका बेटा या बेटी कर क्या रहे हैं, पढ़ते क्या है? इस धरती के इतिहास में मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, भारत के इतिहास में जितने महापुरुषों का वचन जीवन आपने पढ़ा है, उनके पिता विश्वनाथ दत्त से बड़ा पिता आज तक मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अगर पिता विश्वनाथ दत्त नहीं होते तो नरेंद्र विवेकानंद नहीं बन सकते। उसका कारण है, जब वो 8वीं क्लास में थे, जो बंगाल में तीसरी क्लास, रायपुर में कोई स्कूल नहीं था,
उनको घर पे पिता पढ़ाते थे। वो बहुत व्यस्त वकील पिता अपने बच्चे की परवरिश कर रहा था। ये इतिहास का एक तरह से दाय है हमारे ऊपर, ये अपने आप नहीं हुआ। विवेकानंद ने, स्वामी जी, शतरंज का खेल हमारे रायपुर में सीखा और शतरंज के खेल में सिखाते सिखाते पिता ने कहा कि देखो, शह ऐसे दी जाती है और मात ऐसे किया जाता है। इस खेल में तुमको सोचना बहुत देर पड़ेगा, चलना कम पड़ेगा। ये शतरंज का खेल जो रायपुर में विवेकानंद ने बूढ़ापारा के 2 मकानों में सीखा, इसी को लेकर वो अमेरिका गए और वहाँ बड़े बड़े ईसाई धर्म के विद्वानों को, दुनिया के तमाम देशों के तमाम विद्वानों को 8 मिनट के अपने भाषण में विवेकानंद ने शह देकर मात कर दिया। ये मेरे शहर में किया, ये हमारे रायपुर में किया। स्वामी जी, कलकत्ते में विवेकानंद ने कड़ाही और गंजी में थोड़ी कड़छुल जरूर चलाई थी, लेकिन पाक विद्या की, रसोई विद्या की जो पूरी शिक्षा है, दीक्षा है, उनकी माँ ने, उनके पिता ने बूढ़ापारा के 2 मकानों में दिया। विवेकानंद पाक कला में बहुत विद्वान थे। उनका बनाया खाना खाने में उनके गुरु भाई और अमेरिका के तमाम आतिथ्य लोग और बात के लोग उंगलियां चाटते थे। कच्चे माल को पाक विद्या के जरिए सुस्वादु भोजन में परिवर्तित कर देना भी तो ज्ञान है। ये हमने विवेकानंद को सिखाया। भाई ओम प्रकाश वर्मा ने अभी कोलंबो से अल्मोड़ा की बात करी। विवेकानंद को हिंदी भाषा छत्तीसगढ़ ने सिखाई। विवेकानंद जब यहाँ आए थे 14 वर्ष के, तो वो बंगला जानते थे, अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानते थे। अंग्रेजी से पहले नफरत करते थे, लेकिन उनको सिखाया उनके पिता ने, तो वो पढ़ने लगे। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद ने हिंदी सीखी और उनका एक भाषण हिंदी में भी है। कलकत्ते में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब लोकमान्य तिलक की अगुवाई में बहुत से लोग गए, उनसे विवेकानंद ने हिंदी में बात की। ये छत्तीसगढ़ ने उनको सिखाया है। स्वामी जी, हमारे यहाँ एक बूढ़ा तालाब है, अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लें। तो बूढ़ा तालाब उनके घर से करीब में था। करीब 1.5-2 बरस के जीवन में विवेकानंद 500 बार वहां नहाए होंगे। तैराकी हमने विवेकानंद को सिखाई। भाव सागर में कैसे कूदना सिंबॉलिक बात है, उससे तैर के पार करके बाहर कैसे निकल जाना, ये सिंबॉलिक बात है। स्वामी जी, जब आप कन्याकुमारी में धरती से कूद कर उस महासागर में गए और उस चट्टान तक पहुंचे, जैसे हम विवेकानंद शिला कहते हैं, तो आपको हमारे रायपुर की याद जरूर आई होगी। ये बात भी हमने उनको सिखाई। विवेकानंद कहते थे कि फुटबॉल खेलना गीता से, ज्ञान से कम नहीं है। लेकिन पीछे बैठे बच्चों सुन लो, फुटबॉल खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप गीता ना पढ़ो। आपके जीवन में जो हासिल करना है, उसके लिए शरीर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक लैटिन की उक्ति कहते थे, मेंस सेना इन कॉर्पोर सेनो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। स्वामी जी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में, मेरे स्कूल का भी वही सूक्ति वाक्य था, मेंस सेना इन कॉर्पोर सेनो। इस तरह भी विवेकानंद मेरे जीवन में बार बार नजदीक उतर के आते हैं। असल में हमको, इस देश के लोगों को, जो सामाजिक चेहरा उनका है, जो राजनीति को मजबूत करने वाला उनका चेहरा है, उसकी तरफ ध्यान देने की हमने कोशिश नहीं की। हम कामचोर लोग हैं, हम पढ़ने से डरने वाले लोग हैं। विवेकानंद से बड़ा मौलिक विचारक नए भारत तो क्या नई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कभी सुना है आपने कि स्वामी जी ने कहा था, इस देश में शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जो यहाँ हो रहा है, इस देश का हर आदमी जब पढ़ लिख जाएगा, सर्वहारा का आदमी, दलित, आदिवासी, अकिंचन और तमाम लोग जिस दिन पढ़ लिख जाएंगे, एक बात विवेकानंद ने कही थी, भाई ओम प्रकाश वर्मा, जिसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा, जिसे गांधी ने भी नहीं कहा, जिसे आइंस्टाइन ने भी नहीं कहा, कि जब सब गरीब लोग यहाँ के पढ़ जाएंगे, तो इस देश की संस्कृति क्या होगी, उसका फैसला उसके प्रतिमान वो तय करेंगे, वो सारे देश को उसको मानना पड़ेगा। आज तो बड़े लोग तय करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करता है, विश्वविद्यालय तय करते हैं, सरकार तय करती है, और बच्चों को चाहे ना चाहे वो सब पढ़ना पड़ता है, चाहे ना चाहे वो सब पढ़ना पड़ता है। ये विवेकानंद ने कहा था। वो ज्योतिषी नहीं थे, लेकिन संसार के इतिहास की और भूगोल की जो जानकारी उनके पास थी। सबसे बड़ा नेता हुआ है लेनिन, जिसने रूस को बनाया, माओ त्से-तुंग जिसने चीन को बनाया। लेनिन ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में बोल्शेविक क्रांति सफल होगी कि नहीं होगी। विवेकानंद ने कहा था
कि संसार में अगर समाजवादी क्रांति कहीं सफल होगी तो सबसे पहले रूस में और उसके बाद में चीन में। 1917 में लेनिन सफल हुआ, 1950 के आसपास चीन सफल हुआ, ये विवेकानंद ने कहा था। क्या है उनके अंदर, किस तरह की बात है? इस देश के इतिहास के लोग, इस देश के विद्वान लोग विवेकानंद की उपेक्षा करते हैं, पाठ्यक्रम में वो नहीं है। और जो सुबह के सत्र में आखिर में आया था, ओम प्रकाश वर्मा बच्चों से कह रहे थे कि बाहर क्यों जाते हो, बैठो सुनो, जिस लिए आए हो काम को पूरा करो। स्वामी विवेकानंद के साथ यह अन्याय किया गया है। आप उनको पढ़िए। ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आपके काम नहीं आएगा, ये इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूशन आपके काम नहीं आएगी, तो फेक फेसबुक की जो प्रविष्टियां हैं वो आपके काम नहीं आएंगी। विवेकानंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। विवेकानंद की कोई बात मानिए मत, मैं तो आज तक उनकी बात नहीं मानता, लेकिन जब उनसे बहस करता हूँ और जिन्हें करता हूँ तो उनसे हार जाता हूँ, तब उनकी बात मानता हूँ। पहली बार श्री रामकृष्ण देव के पास जब वो गए थे, पहले मिले एक जगह, जब उन्होंने अपना गीत या भजन उनको सुनाया, बाद में उनके पास गए, उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने सवाल किया, और सवाल करने के बाद जब वो संतुष्ट हुए, वो बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। मैं उस बच्चे को या बच्ची को स्कूल का या कॉलेज का विद्यार्थी नहीं मानता जो अपने टीचर से सवाल नहीं करता, जो सवाल करने से डरता है। मैं उस टीचर को शिक्षक नहीं मानता जो नौजवान बच्चों के सवाल का जवाब देने से कतराता है, उनको डांटने की कोशिश करता है। हमको विवेकानंद के जीवन से सीखना चाहिए। और कहाँ से कहाँ बातें। अभी आपसे मैंने कहा, अगर विश्वनाथ दत्त नहीं होते तो विवेकानंद अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते, बाद में पढ़े। कैसे पढ़े? श्री रामकृष्ण देव से उनको मिलाने का श्रेय अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को है। विलियम वर्ड्सवर्थ को मैंने पढ़ा है, विलियम वर्ड्सवर्थ को मैंने पढ़ाया है। उनकी एक्सकर्शन नाम की एक बड़ी लंबी कविता है, उसको कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे। शिक्षक को पढ़ाना नहीं आ रहा था, जैसे मुझको भी पढ़ाना ठीक से नहीं आता था, तो बच्चे उधम करने लगे, चले गए। फिर प्रिंसिपल हेस्टी आए। प्रिंसिपल हेस्टी बहुत विद्वान थे, अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ थे। उन्होंने विवेकानंद को वर्ड्सवर्थ की वो कविता एक्सकर्शन पढ़ाते पढ़ाते प्रकृति का रहस्यवाद, पैंथीज़्म, उसमें से निकाल के बताने की कोशिश की और कहा कि धरती में रहते रहते आप प्रकृति से मिल सकते हैं, कविता के लिए माध्यम से आप ईश्वर से मिल सकते हैं। आपको जो नहीं दिखाई देता वो दिखाई पड़ सकता है। नरेंद्र ने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? उस नरेंद्र ने कहा जिसने दर्रे कसाब में ईश्वर की अनुभूति की थी, कविता के माध्यम से नहीं, प्रकृति के माध्यम से। प्रिंसिपल हेस्टी ने कहा जाओ, दक्षिणेश्वर में एक साधु रहता है, उस साधु से मिलो। वो न केवल तुमको ईश्वर के बारे में बताएगा, वो ईश्वर को उसी तरह देखता है, तुमको भी दर्शन करा देगा। इस श्री रामकृष्ण देव से मिलने के पीछे एक कविता का एक हेतु बना और विवेकानंद वहाँ गए। तो जो पीछे बैठे हो ना बच्चों, और बहुत से जो काम चोरी में यहाँ से भाग गए, उनसे कह देना विवेकानंद पढ़ने में विश्वास करते थे। आप पढ़ो और उधम करो, पढ़ो और किसी की बात न मानो। आप पढ़ो और विद्रोह करो, पढ़ो और नई सर्जना करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की के 20 खंड थे, 20 में 11 खंड विवेकानंद को याद थे। उस जमाने का सबसे बड़ा शिक्षा शास्त्री अमेरिका का एमर्सन था। कलकत्ता के एक छात्र ने एमर्सन को पत्र लिखा कि एजुकेशन पर, शिक्षा पर आपका जो थीसिस है, मैं इस पर समीक्षा लिखना चाहता हूँ, मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ। एमर्सन वो चिट्ठी पाकर खुश हो गए। चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, विकास की जो थ्योरी है, उसके समानांतर विवेकानंद ने अपनी थ्योरी गढ़ी थी। एक अच्छे विद्यार्थी के बारे में पढ़ो तो विवेकानंद को जानने का एकमात्र तरीका है पढ़ो। हाँ, एक बात जरूर है, अगर हिंदी अंग्रेजी के यहाँ अध्यापक बैठे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, विवेकानंद की बहुत ही अच्छी अंग्रेजी भाषा है, जो भाई ओम ने जिसका चर्चा किया, और मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूँ। उनकी भाषा का हिंदी में अनुवाद करना जरूरी है। आज जितने भी अनुवाद विवेकानंद के आपको मिलते हैं हिंदी भाषा में, वो कठिन है। एक साधारण से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी को वो सब समझना मुश्किल है। उनके सारे ज्ञान का हिंदी में तर्जुमा करके गांव के अंदर बांटा जाना चाहिए,
सब तरफ इस बात को फैलाया जाना चाहिए। ये कठिनाई हमारी है और आप मुझे क्षमा करें। अपने घर में झूठ नहीं बोल सकता, अपने घर में चुप नहीं रह सकता। कुछ बरस पहले मैंने कोशिश की थी। स्वामी जी, विवेकानंद पर हमारा हक है। कलकत्ता उनकी माँ है, भारत में केवल रायपुर है जो उनकी धाय माँ है, और किसी शहर ने विवेकानंद का लालन पालन नहीं किया जो हमने किया है। कलकत्ता के बाद हमारा नंबर है, हमारा क्रम है। हमने कोशिश की थी कि विवेकानंद के नाम से एक ऐसा संस्थान बनना चाहिए हमारे रायपुर में, हमारे हिंदुस्तान में। कलकत्ता में तो विवेकानंद ने जो हमको दिया वो हमको देखने मिलता है। हमने विवेकानंद को क्या दिया? एक ऐसा संस्थान यहाँ बनना चाहिए दुनिया के स्तर का हो। भारत में उससे बड़ा कोई सांस्कृतिक संस्थान होना ही नहीं चाहिए। ये विवेकानंद के प्रति हमारा राय है। हमने कोशिश की थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हमारी मदद की, मैं उनका आभार मानता हूँ। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के बाद जब फाइल और नीचे सरकी, मंत्री होते हैं, अफसर होते हैं, तो वे सब दीमकों की तरह फाइल को चाट गए। उनको विवेकानंद के यश से कुछ लेना देना नहीं था। मैं फिर आज आया हूँ विवेकानंद की आत्मा के साय तले, स्वामी जी की उपस्थिति में, आप सबकी गवाही में ये शपथ लेने आया हूँ, केवल बोलने नहीं आया हूँ कि जो काम अधूरा रह गया विवेकानंद के नाम से भारत का सबसे बड़ा संस्थान मेरे शहर रायपुर में बने, उसके लिए फिर से मैं कोशिश करूंगा और आप सबके सहयोग की मुझको जरूरत पड़ेगी। ये काम हमको करना चाहिए। हम इतिहास के कीड़े में पड़े हैं, हमें कौन जानता है। अगर हम स्वामी जी के साथ, उनके नाम के साथ जुड़ते हैं, और मैं उस आदमी की आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था इस देश के अंदर ऐसी कई बातें हुई। कौन कहता है कि विवेकानंद को राजनीति की जानकारी नहीं थी? पढ़ो तो। स्वामी जी ने जो भाषण दिए हैं, जो चिट्ठियां लिखी हैं अपनी सहायिकाओं को और अपने शिष्यों को, दूसरों को, जो उन्होंने लिखा है, अगर उसको अंग्रेज पढ़ लेता तो कहते हैं कि मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी का मूल मंत्र तो विवेकानंद दिया है। कैसे? उनके भाई महेंद्र नाथ दत्त जब उनसे मिलने इंग्लैंड गए, लंदन पहुंचे, वो कांग्रेस में थे। उनके छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त वो भी कांग्रेस में थे। महेंद्र नाथ ने पूछा कि हमारी पार्टी क्या करे, आज़ादी के वास्ते हम क्या करें? तो विवेकानंद ने कहा चिट्ठियां मत लिखो, हाथ मत जोड़ो, मांग पत्र मत भेजो, ऐलान कर दो कि हमारा भारत हमने आजाद कर लिया, हमारा भारत आजाद हो गया है। इस बात को लोकमान्य तिलक ने पकड़ा, और लोकमान्य तिलक ने जो ऐतिहासिक वाक्य कहा, जो राजनीति विज्ञान में पढ़ाया जाता है, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये विवेकानंद के कथन का पुनरावृत्ति है। और इसी बात को 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने कहा था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। हमारी आज़ादी की लड़ाई के वो मूल योद्धा थे, उनकी प्रेरणा से सब कुछ हुआ। और याद रखो छोटे बच्चों जो पीछे बैठे हो, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये क्रांति की ज्वाला की कहानी है। नौजवान विवेकानंद क्रांतिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े जो शस्त्रागार के व्यापारी हैं, मैक्सिम हैराम को चिट्ठी लिखी कि मुझे हथियार चाहिए, अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाना है, मुझे, मैं लड़ना चाहता हूं। वो घर घर गए, अमीरों ने धोखा दिया। दुनिया का इतिहास बताता है कि जब कभी इनकलाब लाया जाता है, इनकलाब लाए जाने की कोशिश की जाती है, तो ये उद्योगपति, कॉर्पोरेटिव अमीर लोग ही उसकी पेट पर छुरा मारते हैं। उन्होंने धोखा दिया। अगर विवेकानंद को आर्थिक मदद मिली होती, अगर विवेकानंद को नैतिक मदद मिली होती, अगर विवेकानंद को मनुष्यों की मदद मिली होती, तो भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आपके बीच में से चला गया, जिसकी हमने अनदेखी की। इतिहास का अभिशाप भी हमको ढोना पड़ेगा। और बताऊं आपको, विवेकानंद और गांधी कभी नहीं मिले। गांधी जी उनसे मिलने बेलूर मठ गए थे, अपने समय के सबसे बड़े नेता थे, हमारे राष्ट्रपिता हुए। विवेकानंद बीमार थे, कलकत्ते में थे, नहीं मिल पाए। उन्हें सिस्टर निवेदिता ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर विवेकानंद और गांधी मिले होते तो हिंदुस्तान की आज़ादी को, महात्मा गांधी को एक नया रास्ता मिला होता। वो इतिहास का विलोप है, इट्स अ ओमिशन इन हिस्ट्री। मैं इस तरह उसको देखने की कोशिश करता हूँ। गांधी जी ने दलित नारायण कहा, उसके 10 साल पहले विवेकानंद ने कहा था। गांधी जी ने हरिजन शब्द कहा, उसके 10 साल पहले विवेकानंद ने मच्छुवाद कहा था। विवेकानंद के सारे दर्शन की मीमांसा हमारी आज़ादी की लड़ाई में हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। और सबसे बड़ा हीरो हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहादुर योद्धा
जिस क्रांतिकारी के नाम से नौजवानी की भुजाएं फड़कती हैं, उन नौजवानों को नहीं जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में हैं, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं। भगत सिंह ने विवेकानंद को नहीं पढ़ा। उस समय भगत सिंह को विवेकानंद की किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी, वरना भगत सिंह की क्रांति के आंदोलन के जो स्फुलिंग